कल हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 5 जिसमें हमने फर्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट किया था इंटरनल कंट्रोल। और इंटरनल कंट्रोल के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, जब एक ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रबंधन है, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेट ऑफ रूल्स बनाता है, नियम या फिर पॉलिसीज, नीतियां एंड प्रोसीजर्स। और ये रूल्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाने के पीछे ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या रहता है? टू प्रोवाइड डायरेक्शन, अपने ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारियों को दिशा प्रदान करना कि किस दिशा में कार्य करना है, और साथ ही साथ उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाना एंड इंक्रीज देयर एफिशिएंसी, उनकी जो क्षमता है उनको बढ़ाना। ये किया था इंटरनल कंट्रोल में हमने। और इंटरनल कंट्रोल इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंटरनल कंट्रोल से मैनिपुलेशन किसे कहते हैं? हेर फेर, अकाउंट्स में हेर फेर, एसेट्स में हेर फेर, मैनिपुलेशन, फ्रॉड्स एंड एरर्स, ये तीनों हो जाते हैं कम। और जो कंपनी के एसेट्स हैं वो सेफ गार्ड रहते हैं। सेफ गार्ड द एसेट्स, जो कंपनी की संपत्ति है सुरक्षित रहती है। इंटरनल कंट्रोल से। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि इंटरनल कंट्रोल में ना सिर्फ इंटरनल ऑडिट एंड इंटरनल चेक आता है, बल्कि अदर टाइप ऑफ कंट्रोल्स भी आते हैं। सो इफ दिस इज इंटरनल कंट्रोल, दिस होल सर्कल इज ऑफ इंटरनल कंट्रोल, तो यहाँ पर क्या है? इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट, और इसके साथ साथ अदर कंट्रोल्स हैं, ये वाला सर्कल। सो इंटरनल कंट्रोल में इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट, ये सब भी इंक्लूडेड है। और इसमें मैंने आपको डेफिनेशन करवाई थी डब्ल्यू डब्ल्यू बिग्स की डेफिनेशन, जो आपको याद करनी है। ये किया था कल हमने। और उसके बाद हमने स्टार्ट किया था ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल कि उद्देश्य क्या होते हैं, इंटरनल कंट्रोल को क्यों लागू किया जाता है, क्या उद्देश्य रहते हैं एक कंपनी के इंटरनल कंट्रोल को लागू करने के पीछे। सो इसमें मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट करवाया था सेफ्टी ऑफ एसेट्स। जो एक ऑर्गेनाइजेशन की संपत्ति है वो सुरक्षित रहती है। और संपत्ति सुरक्षित कैसे रहती है? क्योंकि इंटरनल कंट्रोल के माध्यम से हम कंपेयर कर पाते हैं एक्चुअल एसेट्स को जो हमारी प्रेमिसेस पे पड़े हैं, कंपेयर एक्चुअल एसेट्स विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और इसको मैंने आपको डिटेल में डिस्कस किया था कल वाले सेशन में कि आप अपने फिक्स्ड एसेट रजिस्टर के साथ कंपेयर कर सकते हैं फिजिकल एसेट्स को, कि जो आपकी बुक्स में एसेट्स दिख रहे हैं क्या वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में उपलब्ध हैं या नहीं। और अगर नहीं है तो उपलब्ध ना होने की वजह क्या है? कहीं वो एसेट्स चोरी तो नहीं हो गए, कहीं उन एसेट्स का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा। ठीक है जी। सो इंटरनल कंट्रोल के थ्रू
हम एक्चुअल एसेट्स को अपनी बुक्स के साथ कंपेयर करके ये देख सकते हैं कि हमारे एसेट्स सेफ हैं या फिर नहीं। दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। सेकंड हमने किया था इसमें एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि हर चीज के लिए रूल्स और पॉलिसीज बने हैं। सो यहाँ पर अकाउंटेंसी के लिए भी रूल्स बने होंगे कि किस तरह से आपको ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, एंड द होल प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, जिसके रूल्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। सो इस वजह से क्या होगा कि जो आपके अकाउंट्स हैं उनमें शुद्धता आएगी, उनमें गलतियों की जो संभावना है वो कम हो जाएगी। तीसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स आप एस्टेब्लिश कर पाएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स, जिम्मेदारी केंद्र, जिम्मेदारी केंद्र, ये हमने लास्ट पॉइंट कल डिस्कस किया था और इसमें मैंने आपको डिटेल में एग्जाम्पल बताया था कि हर एक एम्प्लॉय की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, वो फिक्स कर दी जाती है। और इस तरह से, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर 4 एम्प्लॉयज बताए थे कि आपके पास 4 एम्प्लॉयज हैं। ये जो एम्प्लॉयज हैं दे आर नोन एज रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स हैं और इन रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है इन्हें। मान लीजिए ए को जर्नल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी को पोस्टिंग की, लेजर की, सी को ट्रायल बैलेंस बनाने की और डी को बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है। सो अगर जर्नल में कोई मिस्टेक मिलेगी तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कौन है? द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इज ए। ए को पकड़ा जाएगा कि बता कि जर्नल में ये मिस्टेक कैसे हुई। सो इंटरनल कंट्रोल के थ्रू आप हर एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स निर्धारित करते हैं, जिससे कि अगर कुछ भी मिस्टेक हो तो आप उस इंसान का गला पकड़ सके। ठीक है जी, यहां पर हमने छोड़ा था रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कंपेयरिंग स्टैंडर्ड्स विद एक्चुअल एक्टिविटीज। कंपेयरिंग स्टैंडर्ड्स विद एक्चुअल एक्टिविटीज। अब भाई इसका मतलब क्या हुआ? एंड रिमूविंग डिविएशंस, एंड रिमूविंग डिविएशंस। अब आप कहेंगे ये क्या है डिविएशंस? प्लीज you all are requested to turn off your audios. Comparing standards with actual activities and removing deviations, इसका एक एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। ये देखिए, एग्जाम्पल देखिए इसका। आपने स्टैंडर्ड सेट किया था। स्टैंडर्ड क्या होता है भाई? मापदंड, जिसके अगेंस्ट आप अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने स्टैंडर्ड सेट किया था कि मुझे ऑडिटिंग में 90 अबव मार्क्स चाहिए और आपके एक्चुअली में जो मार्क्स आए दैट इज 85। आपने स्टैंडर्ड क्या सेट किया था? 90 अबव का, और आपकी एक्चुअल मार्क्स कितने आए? 85। सो आपकी डिविएशन कितनी है? डिविएशन मतलब कि आप कितना हटे हैं अपने स्टैंडर्ड से, ये देखना ये इंटरनल कंट्रोल का काम है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल ने आपके लिए जो स्टैंडर्ड सेट किया था वो था 100 यूनिट्स पर आवर, कि 1 घंटे में आप 100 यूनिट्स बनाएंगे। लेकिन एक्चुअल में, रियलिटी में आपने यूनिट्स कितने बनाए? 80 यूनिट्स पर आवर। आपने 1 घंटे में सिर्फ 80 यूनिट्स ही मैन्युफैक्चर कर पाए। तो डिविएशन कितनी है? डिविएशन मतलब आप कितना ऊपर या नीचे आपने कार्य किया है। डिविएशन क्या है? चैट बॉक्स में प्लीज, व्हाट इज द डिविएशन? क्विकली इन द चैट बॉक्स।
Payal says standard minus actual position. Very good. 20. Sanjana says 20. So the deviation is 20 units. क्या ये 20 units की deviation favorable है या unfavorable? Just let me know whether this 20 unit is favorable or unfavorable. ऋषभ सेज अनफेवरेबल. क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने स्टैंडर्ड ज्यादा सेट किया था और आप अचीव कम कर पाए. सो दिस डेविएशन इज अनफेवरेबल. और जहां पर डेविएशन अनफेवरेबल होती है वहां पर आप देखते हैं कि ये जो यूनिट्स कम प्रोड्यूस हुए हैं इसकी वजह क्या है, और वजह जानने के बाद उस वजह को दूर करना is what is the objective of standard costing या फिर इंटरनल कंट्रोल. ठीक है जी. अब यही अगर मान लीजिए स्टैंडर्ड सेट होता 100 का और आपने एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस कर रखे होते 120, तब भी डेविएशन आपकी 20 यूनिट्स की ही होती. लेकिन इन दैट केस क्योंकि आपने एक्चुअली में ज्यादा प्रोडक्शन करी है तो वहां पर आपकी डेविएशन रहती पॉजिटिव. और जहां पे पॉजिटिव डेविएशन रहती है, काइंडली टर्न ऑफ योर ऑडियो. और जहां पे डेविएशन पॉजिटिव रहती है वहां पर अवार्ड देना भी तो जरूरी है, अप्रिशिएट करना भी जरूरी है ताकि आपके जो वर्कर्स हैं वो अच्छे से काम करें. सो जो इंटरनल कंट्रोल है वो स्टैंडर्ड सेट करता है ताकि आप स्टैंडर्ड्स को एक्चुअल एक्टिविटी के साथ कंपेयर कर पाए. और अगर कुछ डेविएशंस हैं, नेगेटिव डेविएशंस हैं तो उनको रिमूव कर पाए. और अगर पॉजिटिव डेविएशंस हैं तो आप उनको अवॉइड कर पाए. फाइन. सपना रोल नंबर 103, प्लीज टर्न ऑफ योर ऑडियो. Next is ensuring compliance with the policies of management. Compliance with management policies. भाई जो कंपनी का जो प्रबंधन है वो जो भी नीतियां बनाता है उनका कंप्लायंस करना. कंप्लायंस मतलब पालन करना. पालन करना या फिर कंप्लायंस को आप अनुपालन भी कहते हैं. तो मैनेजमेंट जो भी पॉलिसीज बनाती है उनका पालन करवाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इंटरनल कंट्रोल की. क्योंकि वो जो नियम है वो इस हिसाब से बनाए जाते हैं जिससे कि जो मैनेजमेंट की पॉलिसीज हैं उनको पूरा किया जा सके. एंड लास्टली, increasing the efficiency of work. काम की क्षमता को बढ़ाना. जब हर चीज के आपको रूल्स और प्रोसीजर्स मिलेंगे तो बट ऑब्वियस है कि जो आपकी काम करने की क्षमता है वो बढ़ेगी. काम करने की क्षमता बढ़ेगी. So these are some objects of internal control. This way. So what are the objects of internal control? एक तो इससे आपकी जो संपत्ति है वो सुरक्षित रहती है. अकाउंट्स एक्यूरेट रहते हैं. आप रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स बना पाते हैं. आप स्टैंडर्ड्स को एक्चुअल के साथ कंपेयर करके डिविएशंस फाइंड आउट कर सकते हैं. मैनेजमेंट की पॉलिसीज का पालन अच्छे से हो पाता है इंटरनल कंट्रोल से. और एम्प्लॉयज की जो काम करने की क्षमता है वो बढ़ती है. नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है फॉर्म्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल. फॉर्म्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल प्रकार क्या हैं?
इंटरनल कंट्रोल के प्रकार क्या हैं? इसमें आपका फर्स्ट आता है कैश कंट्रोल। भाई ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कैश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है और कैश में फ्रॉड्स भी सबसे ज्यादा होते हैं। सो कैश के ऊपर नियंत्रण रखना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए हमें कैश कंट्रोल की जरूरत है। अब अगर हम कैश की बात करें तो कैश में 3 तरह के टास्क्स होते हैं। 3 tasks relating to cash. We have 3 tasks relating to cash. कैश के साथ 3 एक्टिविटीज जुड़ी हुई हैं। क्या क्या है? एक तो कैश को रिसीव करना, रिसीविंग कैश। सेकंड, पेइंग कैश। कैश का आना, कैश का जाना, एंड मेंटेनिंग कैश बैलेंस। भाई एक टाइम पे एक ऑर्गेनाइजेशन में कितना बैलेंस होना चाहिए, कैश का बैलेंस कितना होना चाहिए ताकि पेमेंट्स में रुकावट ना आए। दिस इज व्हाट इज नोन एज मेंटेनिंग कैश बैलेंस। सो ये 3 एक्टिविटीज हैं जो कि कैश के साथ रिलेटेड हैं। अब अगर आप कैश कंट्रोल करना चाहते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको ये 3 एक्टिविटीज जो हैं ये अलग अलग पर्सन्स को देनी चाहिए। एक ही पर्सन के हाथ में अगर आप कैश रिसीव करने की ड्यूटी भी दे देंगे और कैश पे करने की ड्यूटी भी दे देंगे तो फ्रॉड के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो आपको क्या करना है, आपको इस तरह से नियंत्रण करना है कैश को कि आप रूल्स इस तरह से बनाएं कि ये तीनों एक्टिविटीज अलग अलग एम्प्लॉइज देखें। साथ ही साथ कैश को कैसे हैंडल करना है, इसके क्लियर रिटन इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए, निर्देश होने चाहिए। लिखित निर्देश, स्पष्ट लिखित निर्देश होने चाहिए। स्पष्ट लिखित निर्देश होने चाहिए कि कैश को किस तरह से मैनेज करना है। साथ ही साथ आपको जो कैश रिलेटेड ड्यूटीज हैं, कैश रिलेटेड ड्यूटीज या कैश रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं, आपको उनको डिवाइड करना है, आपको उनका विभाजन करना है और विभाजन करके इनको अलग अलग एम्प्लॉयज के हाथ में देना है ताकि जो फ्रॉड के चांसेस हैं वो हो जाएं कम, सो दैट पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड्स इज मिनिमाइज्ड, ताकि फ्रॉड की संभावना कम की जा सके। ठीक है जी। सो कैश कंट्रोल में आपको ये सब करना है। दूसरा आपका आता है कंट्रोल रिलेटिंग टू ट्रेड ट्रांजैक्शंस। अब ट्रेड ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? ट्रेड क्या होता है? व्यापार। भाई व्यापार संबंधित जो भी ट्रांजैक्शंस हैं आपको उनके ऊपर नियंत्रण करना है। अब व्यापार संबंधित ट्रांजैक्शंस कौन सी हैं? व्यापार में, ट्रेड में क्या आता है? सेल्स परचेज, सेल परचेज एक्सेट्रा, ये सब आता है व्यापार में। अब सेल एंड परचेज को लेकर भी मैंने आपको क्या बोला, इंटरनल कंट्रोल क्या है? इंटरनल कंट्रोल में आपकी रूल्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं। सो हमने कहा कि भाई कैश कंट्रोल के लिए भी आप रूल्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाओ रिटन में। अब जब हम ट्रेड ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आपके रूल्स, प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज होनी चाहिए। किसके लिए? वो भी रिटन में, इन राइटिंग, रिटन में होनी चाहिए, लिखित में।
किस चीज से रिलेटेड? सेल से रिलेटेड, परचेज से रिलेटेड। ठीक है जी, और वो भी क्लियर, स्पष्ट। स्पष्ट रूल्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाइए ट्रेड ट्रांजैक्शंस के लिए। रूल्स, प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज आपको इन राइटिंग बनाने हैं। किस चीज से रिलेटेड? गुड्स की परचेज या सेल से रिलेटेड, ताकि जो पिल्फरेज ऑफ गुड्स है उसे रोका जा सके। पिल्फरेज ऑफ गुड्स बी eliminated. Now what is pilferage of goods? Pilferage of goods means goods की चोरी, ताकि गुड्स की चोरी को रोका जा सके। भाई अगर गुड्स को लेकर, सेल एंड परचेज को लेकर कोई नियम नहीं होंगे, कोई कानून नहीं होंगे एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो गुड्स को इजीली मिस एप्रोप्रिएट किया जा सकेगा, गुड्स की चोरी आसान हो जाएगी। इसीलिए अगर आप इंटरनल कंट्रोल के थ्रू आप गुड्स को लेकर, परचेज या सेल को लेकर नियम बना देंगे, तो गुड्स की चोरी को रोका जा सकेगा। ठीक है जी। अब कैसे, आप किस तरह से ये रूल्स बनाएंगे? आप ये इंश्योर कीजिए कि गुड्स की जो परचेज है, परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स कौन खरीदेगा, गुड्स खरीदने के बाद उनको रिसीव कौन करेगा, रिसीट ऑफ गुड्स। आपने गुड्स खरीद लिए, गुड्स खरीदे, मान लीजिए एम्प्लॉय ए ने गुड्स खरीदे, ऑर्डर प्लेस किया। आप दूसरा एम्प्लॉय बी की ड्यूटी लगा दीजिए कि वो गुड्स को रिसीव करे। अगर ए ही गुड्स को परचेज करे और ए ही गुड्स को रिसीव करे, तो फ्रॉड के चांसेस, चोरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो आप एक एक कर्मचारी की ड्यूटी लगाइए गुड्स को परचेज करने की, दूसरे की ड्यूटी लगाइए गुड्स को रिसीव करने की, तीसरे की ड्यूटी लगाइए प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स की, प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स, गुड्स की सुरक्षा करने की जो ड्यूटी है वो आप किसी तीसरे एम्प्लॉय की लगाइए। और अकाउंट्स मेंटेन करने की ड्यूटी, मेंटेनिंग अकाउंट्स, अकाउंट्स मेंटेन करने की ड्यूटी आप किसी चौथे व्यक्ति की लगाइए। अगर आप ऐसा करेंगे, अगर आप एक ही ट्रांजैक्शन को अलग अलग लोगों के हाथ में देंगे, इससे क्या होगा? इससे जो फ्रॉड्स हैं वो कम होंगे, गुड्स की जो मिस एप्रोप्रिएशन है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, इसको आप कम कर सकते हैं। इसी तरह से जब आप सेल्स का काम देंगे, तो आप सेल बिल बनाने का काम एक को दीजिए, गुड्स को कस्टमर को हैंड ओवर करने का काम दूसरे एम्प्लॉय को दीजिए, और सेल्स रिटर्न का काम आप किसी तीसरे व्यक्ति को दीजिए, सेल्स के अकाउंट्स मेंटेन करने का काम आप किसी चौथे व्यक्ति को दीजिए। तो जब अगर आप ऐसा करेंगे, इससे आप परचेज एंड सेल्स की, सेल ऑफ गुड्स के ऊपर जो भी फ्रॉड्स पॉसिबल हैं, आप उनको लिमिट कर सकेंगे। सो आपको ट्रेड ट्रांजैक्शंस के ऊपर भी कंट्रोल रखना है, दैट मीन सेल्स या परचेज के ऊपर भी आप कंट्रोल लगाएंगे। और आप कंट्रोल कैसे लगाएंगे? आप ऐसे रूल्स, प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज बनाएंगे जिससे कि आप गुड्स की चोरी को रोक पाए। नेक्स्ट कंट्रोल आपका आता है कंट्रोल रिगार्डिंग एम्प्लॉइज रेम्यूनरेशन। What is remuneration? Remuneration means salary. देखिए सैलरी में भी बहुत झोल होता है, सैलरी में भी बहुत तरह के फ्रॉड्स होते हैं। कुछ सैलरी कैश में पे होती है, कुछ सैलरी बाय चेक पे होती है,
लेकिन सैलरी का अमाउंट बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ पे भी फ्रॉड के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो एम्प्लॉइज़ की सैलरी के ऊपर भी आपको नियंत्रण रखना है, आपको प्रॉपर रूल्स प्रोसीजर्स, देखिए ये बात तो आपने हर जगह पर ही करनी है कि आपको प्रॉपर रूल्स, पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स बनाने हैं, वो भी रिटन में। किस चीज़ के लिए? ताकि आप कंट्रोल कर पाएँ एम्प्लॉइज़ की रेम्युनरेशन को। किसी भी एम्प्लॉयी की अगर आप सैलरी बढ़ा रहे हैं, तो उसके आप स्पेशल ऑर्डर्स पास कीजिए। स्पेशल ऑर्डर्स पास होने चाहिए टू इंक्रीज़ द सैलरीज़ एंड वेजेस। स्पेशल ऑर्डर्स पास होने चाहिए, वो भी रिटन में, जिससे कि आपको पता चल पाए कि आपने इस एम्प्लॉयी की सैलरी इस दिन से इंक्रीज करी है, वरना यहाँ पर भी जो फ्रॉड के चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। सो एम्प्लॉयज की रेम्युनरेशन के ऊपर भी नियंत्रण रखना जरूरी है। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ इंटरनल कंट्रोल इज कंट्रोल रिगार्डिंग फिक्स्ड एसेट्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, उसमें बहुत सारा कैपिटल ब्लॉक होता है। मेजॉरिटी ऑफ कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट्स। वो फिक्स्ड एसेट्स में एक ऑर्गेनाइजेशन का बहुत सारा पैसा निवेश किया हुआ होता है। ये एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स जो होते हैं वो बहुत ही कॉस्टली होते हैं, महंगे होते हैं, इसलिए इनके ऊपर कंट्रोल रखना भी जरूरी होता है, ताकि आप फ्रॉड्स को कम कर सकें। आपको क्या करना है, आपको कौन पर्सन फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करेगा, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, और कौन व्यक्ति फिक्स्ड एसेट्स को रिसीव करेगा, रिसीव द फिक्स्ड एसेट्स, कौन व्यक्ति फिक्स्ड एसेट्स की अकाउंटिंग करेगा, कौन व्यक्ति फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएगा। ये सब काम आपको अलग अलग लोगों के हाथ में देने चाहिए और इन सब के ऊपर प्रॉपर नियम बनाने चाहिए कि फिक्स्ड एसेट्स किस बेस पर परचेज किए जाएंगे, फिक्स्ड एसेट्स को रिसीव किस तरह से करना है, उसकी अकाउंटिंग किस तरह से करनी है, उसकी डेप्रिसिएशन किस तरह से करनी है। इन सब के लिए बनाने होंगे आपको नियम, ताकि आप इनके ऊपर रख सके नियंत्रण, और नियंत्रण रखेंगे तो फ्रॉड की संभावना हो जाएगी कम। दो और पॉइंट्स हैं इसमें आपके, लेकिन वो हम डिस्कस करेंगे कल के सेशन में। वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम।